बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका और इजराइल में क्या बढ़ गए हैं फासले। गजा पर ट्रंप के पीस प्लान को नेतन्याहू ने किया खारिज। क्या दोनों नेताओं में बढ़ी हैं दूरियां और क्या ईरान के सामने नरम पड़ रहा है अमेरिका, करेंगे बात। टाइफून डॉल्फिन से चीन में भारी बारिश और तबाही, 10 लाख से ज्यादा लोगों को घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। दिखाएंगे कैसे हैं हालात। रूस में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले, कम से कम 13 की मौत। रूस ने कहा इंटरसेप्ट किए 450 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स। कनाडा में बेकाबू होती जा रही है वाइल्ड फायर, क्या है सबसे बड़ी चिंता, दिखाएंगे प्रोग्राम में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। बुलेटिन में बात करेंगे कि क्यों ट्रंप का पीस प्लान नेतन्याहू को मंजूर नहीं है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर आई है। शुरुआत करते हैं कोलंबिया से, जहां बड़ा भूकंप आया है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पश्चिमी कोलंबिया में 7.04 तीव्रता का भूकंप आया है। भूकंप का एपिसेंटर चोको रीजन में कैली और मेडिजीन के बीच में था। अधिकारियों ने कीबडो और पेरियारा में लोगों के घायल होने और इमारतों को नुकसान पहुंचने की बात कही है। इस भूकंप के झटके पूरे देश के साथ साथ पड़ोसी देश वेनेजुएला में भी महसूस किए गए। और अब बात इजराइल और अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के लिए जो पीस प्लान बनाया था वो इजराइल ने खारिज कर दिया है। 15 पॉइंट के पीस प्लान को नामंजूर करने के पीछे वजह इजराइल ने बताया है कि उसके सैनिक गजा से तभी हटेंगे जब हमास अपने सभी हथियार सौंप देगा। बोर्ड ऑफ पीस के हाई रिप्रेजेंटेटिव निकोलाई म्लादनोव ने कहा है कि अमेरिका समर्थित पीस प्लान ही इस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता है और आगे की बातचीत जारी है। वहीं हमास का कहना है कि पीस प्लान के तहत वो हैवी वेपन सौंप देगा, पर शर्त है इजराइल हर तरह के हमले रोके और गजा से अपनी सेना वापस बुलाए। एक तरफ इजराइल अब अक्टूबर में होने वाले आम चुनाव की ओर बढ़ रहा है और पोल्स में नेतन्याहू खुद पीछे चल रहे हैं और अब इस पीस प्लान को लेकर वहां राजनीतिक माहौल भी गर्म है। दूसरी तरफ अमेरिका इजराइल का सहयोगी है। नेतन्याहू कई मौकों पर ट्रंप के साथ अपने दोस्ताना रिश्तों की बात कह चुके हैं। ऐसे में ट्रंप के पीस प्लान को साफ खारिज करना, इसके पीछे मायने क्या है? क्या ट्रंप और नेतन्याहू में दूरियां बढ़ी हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मैंने बात की यरूशलेम में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा से। यहाँ पर कल की जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उसमें उन्होंने कहा कि ये उन्हें इस्राइल इसको तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक कि पूरी तरह से हमास अपने हथियार जो है वो नहीं डाल देता। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये बयान जो है ये तकरीबन कई हफ्तों के बाद ये बयान आ रहा है। ये पिछले महीने जो है बोर्ड ऑफ पीस के तरफ से ये कहा गया था कि हमास ने इसको मंजूरी दे दी है और नेतन्याहू का इतने दिनों तक जो बयान नहीं आया, इसको लेकर के यहाँ पर कई तरह के कयास लग रहे थे। ये कहा जा रहा था कि वो खुल करके अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहते, वो खुल करके अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहते, वो अमेरिका के खिलाफ किसी तरह का बयान नहीं देना चाहते। और यहाँ पर जो उनके वोटर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके बाकी गठबंधन सरकार में जो शामिल जो बाकी पार्टियों के भी जो समर्थक हैं, उनके तरफ से लगातार नेतन्याहू जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार ये इस बात पर जोर देते रहे कि उनके कद का कोई नेता इजराइल में नहीं है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और दूसरी जो अहम बात वो बार बार अपने प्रचार में कहते हैं वो ये है कि अगर जरूरत पड़े तो वो अमेरिकी जो नेतृत्व है उसके खिलाफ भी खड़ा होने को तैयार है। लेकिन आपको याद होगा युद्ध में अमेरिका और इजराइल साथ गए थे ईरान के खिलाफ, लेकिन जब सीज फायर की बात हुई तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ने बात की। गजा की लड़ाई भी गजा हमास और नेतन्याहू के इजराइल के बीच थी, लेकिन वहां भी पीस प्लान ट्रंप लेकर गए हैं जो ये मान नहीं रहे हैं। क्या रास्ते अलग अलग हो गए हैं अब दोनों के पूरी तरह? देखिए, ट्रंप ने भी इनके बयान के जवाब में जो है एक इस्राएली पत्रकार को कहा है कि वो इसको लेकर के इसको बहुत ज्यादा लेकर के वो परेशान नहीं है, उन्हें हैरानी नहीं हुई है। और ट्रंप की तरफ से ही ये कहा गया है यहाँ के एक पत्रकार को कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो साफ तौर पर दबाव में नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक और जिस तरह उन्हें चुनाव का सामना करना है तो उनके लिए काफी मुश्किल होने जा रहा है ये चुनाव। और वैसे भी जो है वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं जिस तरह के सर्वेज यहाँ पर आ रहे हैं और जिस तरह से उनकी पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ गजा पर टेंशन बरकरार है, दूसरी तरफ हॉर्मूज के रास्ते जहाजों की आवाजाही बहाल होने की उम्मीद जगी है। लेकिन अब भी ईरान की अमेरिका के सामने कुछ शर्तें हैं। इस बीच ईरान ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के पूर्व कमांडर मोहसेन रजाई को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नया प्रमुख नियुक्त किया है। मोहसेन रजाई पहले कह चुके हैं कि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल बनाए रखना बेहद जरूरी है। वहीं महीनों से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने के बाद अब अमेरिका दोबारा ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाने की बात कह रहा है।
रविवार को न्यूज़ वेबसाइट एक्सिस को दिए हुए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि आर्थिक तौर पर ईरान की बहुत बुरी हालत है, जबकि इसके एक हफ्ते पहले ट्रंप ईरान को डील करने के लिए आखिरी वार्निंग दे चुके थे। मैंने वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा से यह भी जानना चाहा कि अमेरिका की इस बदलती स्ट्रैटेजी के मायने क्या है। क्या अमेरिका ईरान के सामने नेगोशिएशंस में कमजोर पड़ा है? जी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अब वो इस युद्ध को दूसरी तरह से देख रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह का माहौल बन रहा है और हॉर्मुज पर जिस तरह से वो अपना नियंत्रण बनाने में नाकाम रहे हैं, उसकी वजह से भी वो शायद अपना स्टैंड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहे हैं। लेकिन अमेरिकी कई अधिकारियों की तरफ से और यहाँ भी बहुत सारे अधिकारियों से मुझे जो बात सुनने को मिल रही है वो ये है कि जिस तरह का नेवल ब्लॉकेड अभी दिख रहा है, और खास करके पिछले 9-10 दिनों के दौरान जिस तरह से अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के जो परिणाम सामने आए हैं, उसके मुताबिक ईरान अपने तेल को बाहर निकालने में पूरी तरह से असफल रहा है और उस पर आर्थिक जो है दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह की बात यहां भी कही जा रही है, कुछ अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से भी इस तरह का बयान दिया गया है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि शायद रणनीति जो है अमेरिका की वो बदलती हुई नजर आ रही है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आर्थिक दबाव जो है वो ज्यादा कारगर साबित हो रहा है सैन्य दबाव से। और खबर रूस और यूक्रेन जंग की। रूसी अधिकारियों का कहना है कि तातरस्तान में हुए यूक्रेनी ड्रोन हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। इस हमले में करीब 40 लोग घायल हुए हैं। रूसी अधिकारियों का कहना है कि इस अटैक में सिविलियन और इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सेना का कहना है कि उसे टेंको ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया, जिससे वहां आग फैल गई। यूक्रेन आज़ोव सागर में मौजूद जहाज़ों पर भी हमले कर रहा है ताकि रूस के कब्जे वाले क्राइमिया तक होने वाली सभी सप्लाई को रोका जा सके। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स को ब्लैक सी में यूक्रेन की नौसेना तक पहुंचने की खास इजाजत मिली, लेकिन इस शर्त पर कि वो एग्जैक्ट लोकेशन का खुलासा नहीं करेंगे। हम यूक्रेनी नौसेना के साथ समंदर में पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं, जहां रूसी हमलों की वजह से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार खतरे से घिरी इस यूनिट के साथ वक्त बिताने का हमें रेयर मौका मिला है। ये देश का ऐसा हिस्सा है जहां बिना चेतावनी के ड्रोन या बैलिस्टिक मिसाइल आ सकती हैं। हर कोई चौकन्ना है, पूरी तरह सतर्क। यहाँ ये हर दिन गोलियां चलाते हैं। आज सुबह सब शांत लग रहा है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। इस जहाज पर लगी बंदूकें, जाल और दूसरे उपकरण इसे काफी हद तक अपनी हिफाजत करने में मदद करते हैं, लेकिन ये रूस को यूक्रेन के बंदरगाहों से आने जाने वाले सिविलियन जहाजों पर हमला करने से नहीं रोक सकता। ऐसे हमले लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ी समस्या बन गई है। समंदर में भी जंग जारी है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। पिछले 1 महीने से हमलों की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। हर दिन हम जहाज़ों को क्रू से बचाते हैं और अपनी तरफ से हर वो कोशिश करते हैं जिनसे ये हमले कम हो जाएं और थम जाएं। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से एक है। जंग से पहले जब ये तस्वीरें ली गई थीं, तब ओडेसा के बंदरगाहों से दुनिया के कई हिस्सों में अनाज जाता था। यूक्रेन के अनाज निर्यातक अब चिंतित हैं। गर्मियों की फसल की कटाई जोरों पर है और ऐसे में रूस के ये हमले बड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हम पहले ही करीब 5 से 7 लाख मीट्रिक टन यूक्रेनी अनाज और ऑयल सीज दुनिया के बाजारों तक पहुँचाने की अपनी क्षमता खो चुके हैं। समंदर में जंग तेज होती जा रही है। कुछ हमले यहां से दूर समंदर में हो रहे हैं तो कुछ इसी तट के पास। यूक्रेन और रूस दोनों एक दूसरे पर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश में हैं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कीमत यहां रहने और काम करने वाले लोग चुका रहे हैं, जिनके लिए जिंदगी लगातार खतरनाक होती जा रही है। स्वेतलाना ओडेसा पोर्ट पर काम करती हैं। पिछले 1 साल से उन्हें चलने में तकलीफ है। ये तब से है जब पास में एक रूसी मिसाइल से धमाका हुआ था, जिसमें उनके 2 साथी मारे गए थे। очень тяжело मорально। हालात बहुत मुश्किल है। लगातार सायरन बजते हैं, ड्रोन से हमले होते हैं और हौसला बनाए रखना तो और भी मुश्किल है। लोग बहुत तनाव में हैं। मैं क्या कहूँ, मेरे हाथों को ही देख लीजिए। खतरों के बावजूद ओडेसा में गर्मी का मौसम कुछ ऐसा है। यूक्रेन के लोग बड़ी संख्या में बीच पर आए हैं। ज्यादातर लोग सायरन को नजरअंदाज करते हैं। हफ्ते की शुरुआत में जब एक रूसी ड्रोन बहकर समुद्र तट पर आ गया, तब भी लोगों ने खास ध्यान नहीं दिया। उसी दिन ब्लैक सी के दूसरी ओर एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया गया और उसका मलबा समुद्र तट पर गिरा, जिससे 7 रूसी नागरिकों की मौत हो गई।
ओडेसा के पास हम उस जगह जा रहे हैं जहां कुछ देर पहले धमाके की आवाज सुनाई दी थी। वहां हमें 83 साल के आंद्रे डुडेक मिले, जिनका घर और बगीचा धमाके से तबाह हो चुका है। सिर्फ 5 घंटे पहले जेट इंजन से चलने वाले एक ड्रोन के धमाके से उनकी नींद खुल गई। वो किसी तरह बच निकले और उन्हें एक खरोंच भी नहीं आई। क्या आपको लगता है कि पोर्ट्स पर रूसी हमलों से आप बेवजह ही निशाना बन रहे हैं? बिल्कुल, वो कहते हैं कि वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। जहाजों और पोर्ट्स पर छिड़ी इस जंग की चपेट में कई बेगुनाह लोग, सेलर्स, पोर्ट्स के कर्मचारी और वो लोग हैं जो बदकिस्मती से पास में रहते या काम करते हैं। बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स की रिपोर्ट। और चीन में लगभग 10 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है। वजह है तूफान डॉल्फिन, जिससे पूर्वी चीन में भारी बारिश हुई है, बाढ़ आ गई है और शंघाई की सड़कों पर तो पानी भर गया है। रविवार को आया डॉल्फिन टाइफून अब कमजोर होकर एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म में बदल गया है, लेकिन इससे अब भी बड़े पैमाने पर मुश्किलें हो रही हैं। शंघाई की सड़कों पर पानी भरा है और 1000 उड़ानें रद्द हुई हैं। जैसे जैसे ये तूफान जमीन के करीब आता जा रहा है, अधिकारी इसे लेकर और भी ज्यादा भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के खतरे को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। और इस पर चीन के बीजिंग से बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। चीन के वैज्ञानिक लंबे समय से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तूफानों के और ज्यादा खतरनाक होने और उसके खतरे के बारे में चेतावनी देते रहे हैं। और आप जानते हैं, हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इंजीनियर्स को डैम के स्ट्रक्चर की जांच के लिए भेजा जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो अभी भी मजबूत हैं या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले तूफान की वजह से बहुत गंभीर बाढ़ आई थी, जिससे कई बार डैम टूट गए। लेकिन असल में सरकार को खतरे के लगातार बने रहने की चिंता है, क्योंकि चीन के बड़े इलाकों में हर तरफ से वार्निंग मिल रही है। इसलिए इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों के मोबाइल फोन पर कई तरह की वार्निंग्स भेजी गई हैं, ताकि वो सावधान रहें, क्योंकि ये गंभीर और खतरनाक मौसम इस हफ्ते कई दिनों तक जारी रह सकता है। Serious, dangerous weather could continue for many days throughout this week. और कनाडा में भी लगभग 20,000 लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। वजह वाइल्ड फायर। आपको याद होगा, अभी हाल ही में फ्रांस और स्पेन के जंगलों में आग लगी थी और अब कनाडा में भी हालात यही हैं। हालात तो ये हैं कि वहाँ के पश्चिमी हिस्से में लोगों को चेतावनी दी गई है कि वो सबसे खराब हाल के लिए तैयार रहें, क्योंकि जंगलों में लगी आग फैलती जा रही है। शुक्रवार से अब तक ये 2 गुने एरिया में फैल चुकी है और तेजी से फैल रही ये आग कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में भी लगी है। दक्षिणी इलाके का समरलैंड सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है। यहाँ के 12,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। कुल पूरे प्रांत में 20,000 लोगों को उनके घरों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। पुलिस के मुताबिक आग से बचने की कोशिश में 80 साल की एक महिला की मौत हो गई है। और वैंकूवर में मौजूद पत्रकार एंजेलिना रोवेली इस पर और ज्यादा जानकारी दे रही हैं। अभी सबसे बड़ी चिंता है आग, जो 13,000 हेक्टेयर से ज्यादा के इलाके में फैल चुकी है। ये ब्रिटिश कोलंबिया के ओकानागन रीजन में है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है। ये एरिया काफी मशहूर है, जहां पर लोग अक्सर बोटिंग के लिए और घूमने जाते हैं। समरलैंड और पिचलैंड के आसपास के इलाकों में लोगों को बड़े पैमाने पर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है। ये संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि इवैक्यूएशन ऑर्डर जारी किए गए और ओकानिगन रीजन में इससे पहले वाइल्ड फायर 3 साल पहले लगी थी। ये मैकडॉगल क्रीक वाइल्ड फायर थी, जिसकी वजह से 35,000 से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। 300 से ज़्यादा इमारतें तबाह हो गई थीं। इस पर काबू पाने में करीब 1 महीने का वक्त लगा था। इसमें 14,000 हेक्टेयर एरिया जल गया था और यही सबसे चिंताजनक है, क्योंकि इस आग ने कुछ ही दिनों में लगभग उतना ही एरिया जला दिया है जितना पिछली आग ने करीब 1 महीने में जलाया था। इसको लेकर अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वैसे इस तरह की आपदाएं बढ़ रही हैं, मुश्किलें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि तापमान बढ़ रहा है, वातावरण पहले से ज्यादा गर्म हो रहा है, सूखा हो रहा है और इसकी वजह से कुछ फसलों की पैदावार में भी कमी आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों है कि सनफ्लावर्स और खिल रहे हैं? ये जानने के लिए बीबीसी रिपोर्टर डेवी टबे पहुंची नॉरफॉक में मौजूद एक फार्म पर, जहां इस साल सनफ्लावर्स की अब तक की सबसे अच्छी फसल हुई है।
एकड़ के इस खेत में सनफ्लावर्स की संख्या पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा है। सनफ्लावर जब बढ़ रहे होते हैं और उनमें फूल आने वाले होते हैं तो वो सूरज की तरफ घूम जाते हैं, लेकिन जब फूल पूरी तरह खिल जाता है तो वो पूर्व दिशा की ओर रहते हैं। इस वजह से जब लोग यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि ये गलत दिशा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पूर्व की तरफ ही रहते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें सबसे ज्यादा धूप मिलती है। आप जब यहाँ आते हैं और पीछे मुड़कर सभी सनफ्लावर्स को एक साथ देखते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। इस किस्म के फूल शायद थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इनमें पैदावार ज्यादा होती है, फसल अच्छी होती है और घूमना भी खूबसूरत लगता है। सनफ्लावर के साथ यहाँ आपको कई तरह की वाइल्ड लाइफ भी दिखती हैं, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ भी। इस कारण ये हमारे लिए एक शानदार मौका है। हम इसे एक फसल के रूप में उगाते हैं, लेकिन 2 हफ्तों के लिए इसे लोगों के लिए खोलना ताकि वो आकर इसे देख सकें बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों से खेती के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये छोटे किस्म के सनफ्लावर हैं। इन्हें लगाने के बाद से अब तक सिर्फ 12 मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर थोड़ी और बारिश हुई होती तो ये 1 फुट और ऊंचे होते। फसल को अच्छी तरह बढ़ने के लिए कई दिनों की अच्छी खासी गर्मी चाहिए। इस कारण पिछले कुछ समय से जो गर्म मौसम रहा है उससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ही अच्छा है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी बारिश भी जरूरी है। यहाँ आप $7 में खुद 5 सनफ्लावर के फूल ले सकते हैं। जो सनफ्लावर बच जाएंगे उससे पक्षियों का दाना बनाया जाएगा और बेचा जाएगा। आखिर में पक्षियों के दाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बीज और वो बीज जो लोग घर ले जाते हैं, उनमें हमें लगभग कोई अंतर नहीं दिखा। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये जगह इतनी बड़ी होगी। इन्हें लगा कि ये सनफ्लावर्स का कोई छोटा सा खेत होगा, लेकिन जब हम पार्किंग में पहुंचे तो ये लोग फार्म देखकर हैरान रह गए। चारों तरफ जहां तक नजर जाती है सिर्फ सनफ्लावर ही सनफ्लावर दिखाई दे रहे हैं। ये शानदार है। ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल वेदर और इन सुंदर सनफ्लावर्स को देखिए। इन सनफ्लावर्स ने सबका ध्यान खींचा है। जैसा कि यहाँ लोग कहते हैं, ये खुशी देने वाले फूल हैं। इन फूलों को देखकर कोई भी उदास होकर नहीं जाता। BBC संवाददाता डेबी टबी की रिपोर्ट। और BBC दुनिया में आज के लिए इतना ही। कार्यक्रम से जुड़े फीडबैक के लिए आप मुझे X पर लिख सकते हैं। मेरा हैंडल है @BBC सारिका। और BBC वर्ल्ड सर्विस का नया ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, फिर ऐप डाउनलोड कीजिए और चुनिए BBC न्यूज़ हिंदी। पाइए भरोसेमंद न्यूज़ अलर्ट, लाइव टीवी, पॉडकास्ट और एक्सप्लेनर्स, सब कुछ एक जगह। अब आपसे कल मुलाकात होगी।